हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मैं सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। आपने प्यार से खोल लिया टारगेट सेमेस्टर। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज यहाँ पर हम बीए थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो हिस्ट्री का है वो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले पूछा गया है। अब ये हिस्ट्री कौन सी है तो थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, क्योंकि हमारे कई सारे बच्चे जो हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके यूनिवर्सिटी में एक बार आप पेपर नंबर देख लीजिएगा। अगर आपके पेपर नंबर से रिलेटेड है तब आप देखिएगा, अगर नहीं रिलेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दो पेपर होते हैं जो थर्ड सेमेस्टर है हमारा। ठीक है, तो जो पेपर वन होता है बेसिकली वो होता है 1757 से लेकर के 1857 तक का। ठीक है, 1757 सभी लोग जानते हैं, प्लासी का युद्ध शुरू होता है, और 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 तक। इनके बीच में जो भी चीजें हुई वो पेपर वन में आती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पेपर टू होता है। इस पेपर टू में आपका 1857 से लेकर के 1947 तक, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक सारी चीजें दी रहती हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो पेपर है। तो ये हिस्ट्री का पेपर है, इसको हम जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का भी पेपर कह सकते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, अगर आपके पेपर से मिलता है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, डीडी हो, एलयू हो, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, या सीएसजीएमई हो, आपका जो पेपर है जो ईयर वाइज होगा उसमें 1757 से 1857 तक होना चाहिए, 1857 से 1947 तक होना चाहिए। उसको कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। ठीक है, तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर का। क्लियर है सभी को? चलिए, यहां तक कितनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन ने किसके विकास पर विशेष बल दिया? हम हंटर कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। हंटर कमीशन जो है बेसिकली वो शिक्षा के ऊपर एक आयोग है जो डब्ल्यू हंटर ने लेकर आया था, और ये आयोग आया था 1882 में। इससे पहले भी आयोग आए थे, जैसे वुड्स एजुकेशन डिस्पैच 1854 में आया, मकाले माइन्यूट 1835 में आया। हंटर कमीशन किसके विकास पर विशेष बल देता है, क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, इंग्लिश में हंटर कमीशन लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, अच्छा देखो, हंटर कमीशन 1919 में जो जलियनवाला बाग मैस्कियर हुआ था, उसके बाद भी एक कमीशन का गठन किया गया था, उसका भी नाम हंटर कमीशन ही था। लेकिन वो जो हंटर कमीशन था वो जलियनवाला बाग मैस्कियर के बाद का था, और बहुत ज़्यादा फेमस वो नहीं है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपका हिस्ट्री अगर डीप में अगर आपने पढ़ी होगी तब आप उसको जानते होंगे, नहीं तो आप जानते भी नहीं होंगे। ठीक है, तो दो है, लेकिन यहाँ पर हंटर कमीशन शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। और 1882 में हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा की ओर क्या किया था, ध्यान अपना अग्रसर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन पे पूरा का पूरा ध्यान दिया था। इससे पहले अगर हम देखें तो हायर एजुकेशन के ऊपर ध्यान देने वाला मकाले माइन्यूट था। मकाले माइन्यूट ने हाई एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया 1835 का। ठीक है, मकाले माइन्यूट हाई एजुकेशन। और सेकेंडरी एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देने वाला कौन था? वुड्स एजुकेशन डिस्पैच था। वुड्स एजुकेशन डिस्पैच 1854 में आया था। वुड्स एजुकेशन डिस्पैच ने क्या किया था, सेकेंडरी एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, तो इससे क्लियर हो रही है, हमारे पास तीन फैक्चुअल डाटा क्लियर हो गया। प्राथमिक शिक्षा है तो हंटर कमीशन के बारे में बात की गई है, हाई एजुकेशन में मकाले माइन्यूट 1835 की बात की गई है, और सेकेंडरी एजुकेशन में किसको बात की गई है, वुड्स एजुकेशन डिस्पैच 1854 में बात की गई है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारी क्लियर हो गई। क्या सभी को क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा वीडियो का स्टार्टिंग था तो मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, अब उतना टाइम नहीं लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अनुसार बर्मा को भारत से पृथक किया गया? अब बर्मा को भारत से पृथक किया गया तो एक चैप्टर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, जिसको कहते हैं संवैधानिक इतिहास। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में
आप ये पढ़ेंगे कि बर्मा को भारत से पृथक किया गया। कब पृथक किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या किया गया? अलग किया गया। इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, संवैधानिक इतिहास का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना कहां हुई थी? डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना कहां हुई? डीएवी कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है और 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा होती है? दयानंद सरस्वती के द्वारा होती है। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं। स्वामी दयानंद। ठीक, अब इनके मृत्यु के बाद कुछ सालों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1883 तक। इनकी मृत्यु के बाद इनका जो समाज है वो दो भागों में बट जाता है। ठीक है, तो इस इन्हीं के समाज में कॉलेज होता है, सो कहते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ठीक है, इनका समाज दो भागों में बैठ जाता है। एक भाग जो होता है वो थोड़े से मॉडरेट विचारधारा के लोग होते हैं और दूसरे जो लोग होते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट थोड़े से विचारधारा के लोग होते हैं। ठीक है, आर्य समाज में दो भागों में लोग बांट जाते हैं, एक मॉडरेट होते हैं और एक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। ठीक है, इसको नरम दल कह सकते हैं, इसको गर्म दल कह सकते हैं। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं। अब मॉडरेट्स ने क्या किया? डीएवी कॉलेज की स्थापना जो की वो किसने की? मॉडरेट्स ने की। कहां पर किया ये स्थापना? तो लाहौर में किया। और कब किया इन्होंने स्थापना? 1886 में किया और 1887 में। ठीक है, कई किताबों में 1886, कई किताबों में 1887 में डीएवी कॉलेज की पहली बार स्थापना लाहौर में होती है। मॉडरेट्स स्थापना करते हैं, इसमें आपको लाला हंसराज का नाम मिलेगा, लाला लाजपत राय का नाम मिलेगा। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर है एक्सट्रीमिस्ट, इसमें कौन आ जाएंगे? इसमें स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग आ जाएंगे, लेखराज, मुंशी राम, ये लोग आ जाएंगे एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने भी स्कूल की स्थापना की थी 1902 में, जिसको हम गुरुकुल कहते हैं। गुरुकुल कांगरी विद्यालय कहा जाता है और ये गुरुकुल कांगरी विद्यालय कहां पर है? हरिद्वार में है। ठीक है, तो गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय हरिद्वार का इन्होंने स्थापित किया था 1902 में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, 1902 में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? द चेयरमैन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर्म इन 1902। 1902 में कौन अध्यक्ष था, चेयरमैन था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का? तो उसके अध्यक्ष का नाम था सर थॉमस रैले। क्या नाम था उनका? उनका नाम था सर थॉमस रैले, उनका नाम हुआ करता था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, सर थॉमस रैले। ठीक है, इसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया जाता है 1904 में। ठीक है, इसको रैले कमीशन भी कहा जाता है, रैले आयोग भी कहा जाता है। इसी के आधार पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आता है। ठीक, कौन सा दस्तावेज भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? 1854 के चार्ल्स वुड्स एजुकेशन डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय शिक्षा का। भारतीय शिक्षा के ऊपर बहुत मुख्य प्रावधान बनाए थे इसने। ठीक है, कई सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई, वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान दिया गया, वर्नाक्युलर लैंग्वेज पर ध्यान दिया गया, यहाँ पर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग के बारे में बात किया गया, प्राइवेट कॉलेजेस को एड दिया गया, ग्रांट इन एड दिया गया। 3 यूनिवर्सिटीज की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी। 3 यूनिवर्सिटीज बनी थी वुड्स एजुकेशन डिस्पैच में। तो बहुत सारी चीजें हुई थी। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स एजुकेशन डिस्पैच को माना जाता है। ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने वाले थे जॉर्ज पंचम। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए यहां पर एक कमेटी की रिकमेंडेशन थी। इस कमेटी का नाम है अरुणदले कमेटी। ठीक है, अरुणदले कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्या हुआ था? अरुणदले कमेटी की रिकमेंडेशन पर बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? रद्द किया गया था। अब ये किसने किया था? ये किया था जॉर्ज पंचम ने। किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने ये चीज किया था। ठीक है,
जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार यहाँ पर लगाया गया था 1911 में, दिल्ली दरबार लगा था और दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आए थे और उन्होंने क्या किया था, बंगाल का जो विभाजन है वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल उसको रद्द कर दिया था। ठीक, एक चीज और 1912 में यहां पर दो बड़ी घटनाएं होती हैं। एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, पहली बड़ी घटना है। दूसरी बड़ी घटना 1912 में क्या होती है कि यहाँ पर राजधानी कैपिटल जो है वो कैपिटल ब्रिटिश भारत की जो कैपिटल है वो शिफ्ट होती है और ब्रिटिश भारत की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली चली जाती है। ठीक है, ब्रिटिश भारत की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली चली जाती है 1912 में। ठीक है, और जब ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होती है तो उस समय जो भारत के वॉइसरॉय होते हैं उनका नाम होता है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका जाता है लेकिन उनकी जान बच जाती है। इसको कहते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। चांदनी चौक के पास उनके ऊपर बम फेंका जाता है लेकिन उनकी जान बच जाती है। किस्मत बहुत अच्छी थी लॉर्ड हार्डिंग की, उनकी जान बच जाती है और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये तब हुआ जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो रही थी तो वो अपने पालकी पर बैठकर दिल्ली आ रहे थे, चांदनी चौक के पास उनके ऊपर बम फेंका गया था। ठीक है, इसको हार्डिंग कांड या दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दिल्ली दरबार कई बार हुए, ये जो है ये थर्ड दिल्ली दरबार है। 3 बार दिल्ली दरबार हुए, 1877 में हुआ था, फिर 1903 में एक बार होता है, फिर 1911 में दिल्ली दरबार होता है। ठीक है, तो ये 1911 वाला तीसरा दिल्ली दरबार है। ठीक है, चलिए लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई। भारत और इंग्लैंड में एक साथ कराने के लिए कब बात की गई कि भारत और इंग्लैंड में एक साथ होगा। ठीक है, तो ये बात कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड रिफॉर्म 1919 में। ठीक है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड रिफॉर्म में कहा गया कि अब जो परीक्षा है वो भारत में भी कराई जाएगी और इंग्लैंड में भी कराई जाएगी। इसके लिए 1922 में भारत में फर्स्ट टाइम आईसीएस एग्जाम हेल्ड इन इंडिया, पहली बार आईसीएस एग्जाम भारत में हुआ, हेल्ड इन इंडिया। और भारत में कहां पर हुआ, ये भारत में हुआ इलाहाबाद में, जिसको हम क्या कहते हैं मॉडर्न डे प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रयागराज में पहली बार एग्जाम होता है आईसीएस का इंडिया में। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज का पहली बार एग्जाम भारत में होता है 1922 में। ठीक है, ये भारत में भी होता है और पैरेलली ये इंग्लैंड में भी होता है, दोनों जगहों पर एक साथ ये एग्जाम कंडक्ट करा जाता है। तो भारत में पहली बार आईसीएस पेपर 1932 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। ठीक है, ये थोड़े हाई लेवल के एजुकेशन लेवल के क्वेश्चंस में हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार कहा। इसको चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा। तो चार्टर ऑफ स्लेवरी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चार्टर ऑफ स्लेवरी कहने वाले हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार कहा। क्या कहा, ये गुलामी का अधिकार पत्र है। ये कौन कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वॉइसरॉय ने भारतीयों को राय बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ किया। ठीक है, तो राय बहादुर की उपाधि देना किस वॉइसरॉय ने प्रारंभ किया, थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है। लॉर्ड लिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मेयो, लॉर्ड ऑफ रिट। ठीक है, तो राय बहादुर की उपाधि, 3 उपाधियां मिलती थी उस समय, एक राजपूतों को मिलती थी, एक पंजाबियों को मिलती थी, एक मुसलमानों को मिलती थी। उसमें से एक उपाधि थी राय बहादुर की जो कि राजपूतों को मिलती थी। वो उपाधि को स्टार्ट करने वाले कौन थे, लॉर्ड लिटन थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, वॉइसरॉय स्टार्टेड गिविंग द टाइटल ऑफ राय बहादुर इज लॉर्ड लिटन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट कर्जन द्वारा नहीं किया गया था। कौन सा एक्ट कर्जन ने नहीं लाया। लॉर्ड कर्जन का समय काल 1899 से लेकर 1905 तक रहा है। लॉर्ड कर्जन सबसे लंबे समय काल तक रहने वाले हमारे वॉइसरॉय थे
इनका समय काल 1899 से लेकर के 1905 तक थे। ठीक है, अब इसमें से कौन सी चीज उन्होंने नहीं लाई है, क्या नहीं लाया, चलो देखते हैं। कलकत्ता म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट, ये उन्हीं ने लाया है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट उन्होंने लाया है। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट, ये भी लॉर्ड कर्जन ने लाया है। क्या नहीं लाया है, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, ये नहीं लाया है लॉर्ड कर्जन ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन के काल में क्या होता है, पारित होता है। ठीक है, तो इसका कोई संबंध नहीं है लॉर्ड कर्जन से। यही चीज पूछा कि कौन सी चीज लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं हुई थी, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन के काल में नहीं हुआ था, ये लॉर्ड लिटन के काल में हुआ है। लॉर्ड कर्जन के काल में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित नहीं हुआ। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया, पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल 1901 में नियुक्त किया गया सर जॉन मार्शल को। सर जॉन मार्शल इस पद पर 1902 से लेकर के 1928 तक बने रहे। ठीक है, बहुत काबिल व्यक्ति थे सर जॉन मार्शल, ये डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता, ये भारतीय पुरातत्व का पिता माना जाता है किसको, माना जाता है एलेक्जेंडर कनिंघम को, ए कनिंघम। ठीक है, पूरा नाम है एलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इनको भारत में पुरातत्व का पिता कहा जाता है, पुरातत्व विभाग का फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अगर पूछेगा तो क्या बताओगे, एलेक्जेंडर कनिंघम बताओगे। ठीक है, चलो यहां तो समझ गए। 1901 में किसकी अध्यक्षता में, समझ तो आ रहा है ना सबको, आपको समझ में आ रहा है ना, जैसा कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, 1901 में किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन हुआ, किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग आया, तो सिंचाई आयोग का मतलब होता है इरिगेशन कमीशन। इरिगेशन कमीशन सर कॉरिन स्कॉट मैनकिफ लेकर आए थे। ठीक है, ट्रैची कमीशन की बात करें तो ये फेमाइन कमीशन है। एंड्रू फेजर ने पुलिस कमीशन लेकर आए थे, और सर जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, तो ये इस विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पर सिंचाई आयोग या इरिगेशन कमीशन जो है, इरिगेशन कमीशन को लाने वाले कौन थे, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ थे, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। ये भी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, बढ़िया क्वेश्चन था। 1930 में कर्जन ने किसके नेतृत्व में तिब्बत को एक विशेष प्रतिनिधि मंडल भेजा था, तिब्बत में 1903 में कर्जन ने किसके नेतृत्व में तिब्बत को एक विशेष प्रतिनिधि मंडल भेजा था, तो ये भेजा था, कहाँ गए वो, कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में। ठीक है, इसको यंग हस्बैंड मूवमेंट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, यंग हस्बैंड मूवमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेना, यंग हस्बैंड मूवमेंट। ठीक है, यंग हस्बैंड मूवमेंट कहा जाता है, आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, 1903 में कर्जन ने किसके नेतृत्व में तिब्बत को एक विशेष प्रतिनिधि मंडल भेजा था, तो तिब्बत को एक विशेष प्रतिनिधि मंडल भेजा था कर्नल यंग हस्बैंड के अध्यक्षता में, ये है यंग हस्बैंड मूवमेंट कहा जाता है इसको। ठीक है, एकजुट बंगाल एक शक्ति है, इंग्लिश में पढ़ते बहुत बढ़िया है। यूनाइटेड बंगाल इज अ पावर, इफ डिवाइडेड बंगाल विल डिसइंटीग्रेट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, Whose statement is this? ठीक है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। बंगाल को अगर एक कर दिया जाए तो ये शक्ति है, लेकिन अगर ये विभाजित होता है तो ये विभिन्न दिशाओं में बिखर जाएगा और इसकी कीमत ब्रिटिश सरकार को झेलनी पड़ेगी। ये जो स्टेटमेंट है वो एच.एस. राइसली साहब ने दिया है। ठीक है, इनको एच.एस. रिजले कहा जाता है, इंग्लिश में एच.एस. राइसली कहा जाता है। ठीक है, उस समय के होम सेक्रेटरी के पद पर थे, भारत सरकार के होम सेक्रेटरी के पद पर थे। इनका नाम है एच.एस. राइसले या एच.एस. रिजले, हिंदी वालों के रिजले, इंग्लिश वालों के राइसले। ठीक है, होम सेक्रेटरी के पद पर थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आप पढ़ेंगे किताबें तो आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बड़े पद पर भी थे भाई, होम सेक्रेटरी के पद पर हैं। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चैम्फर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, 1919 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज बनाए गए। ठीक है,
लॉर्ड जॉर्ज की सरकार बनी थी? आंसर इसका ए हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1918 के बीच में होता है। 1918 के एक बहुत भयानक दशा के बाद ब्रिटेन उभरा और वहां पर नए चुनाव हुआ। जब वहां पर नया चुनाव हुआ तो यहाँ पे मनोनीत किया गया नया प्रधानमंत्री इंग्लैंड का। किसको मनोनीत किया गया? लॉर्ड जॉर्ज को किया गया, ठीक है। बहुत बेहतरीन व्यक्ति थे लॉर्ड जॉर्ज, इनके बारे में पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? बढ़िया क्वेश्चन है। यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन की जो स्थापना है ये रिलेटेड है इल्बर्ट बिल विवाद से, ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद कब आया? 1882 1883 में आया। इसको कहते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। क्या कहा जाता है इसको? तो कहा जाता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहा जाता है। यूरोपियन एंड एंग्लो डिफेंस एसोसिएशन का संबंध किससे है? इल्बर्ट बिल विवाद से है। कुछ क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे। क्वेश्चन 3 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। इजी होता है, मॉडरेट होता है, टफ होता है। ये कुछ क्वेश्चंस टफ की श्रेणी में आते हैं। अगर आप टफ क्वेश्चंस भी कर ले जाते हो तो आप इजी क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाओगे। ये साल जो क्वेश्चन पेपर बना हुआ था, जो मैं अभी लगवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा टफ था, ठीक है। इतना टफ पेपर अभी तक नहीं बनाया गया यूनिवर्सिटी में। ये पेपर काफी टफ था, ठीक है। बच्चों के हिसाब से, बीए थर्ड सेमेस्टर के हिसाब से पेपर काफी ज्यादा टफ बनाया गया था। इसकी कई बार शिकायतें भी की गई और जिन्होंने पेपर बनाया था उन्होंने बताया कि हाँ सही में ये पेपर काफी टफ था। इसके बाद इतना टफ पेपर बनाने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। इससे टफ पेपर बन भी नहीं सकता है। चलिए, द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक के लेखक कौन है? किताब का नाम है द ड्यूटी ऑफ द एज। ये किताब लिखी किसने है? द ड्यूटी ऑफ द एज किताब लिखी है लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। लॉर्ड लिपन की किताब का नाम है द ड्यूटी ऑफ द एज, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने भी किताब लिखी थी, एक किताब उनका नाम है द लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया। द लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया, ये किताब लिखने का काम किया था किसने? लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड लिटन का समय काल 1876 से लेकर के 1880 तक रहता है, ठीक है। एक और किताब लिखी थी लॉर्ड लिटन ने, नो लाइफ एंड मूवमेंट्स इन द वैली ऑफ इंडिया। नो लाइफ एंड मूवमेंट्स इन द वैली ऑफ इंडिया, ये किताब भी लिखा था किसने? लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन की 2 किताबों का नाम द लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया और नो लाइफ एंड मूवमेंट्स इन द वैली ऑफ इंडिया। और यहाँ पर द ड्यूटी ऑफ द एज जो किताब पूछी गई, ये किताब लिखी लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं 17। लॉर्ड लिटन को साहित्यिक जगत का ओवन मेडिथ भी कहा जाता है। इनको साहित्यिक जगत का ओवन मेडिथ भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, साहित्यिक जगत का ओवन मेडिथ किसको कहा जाता है? तो अपने लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस के कारण लॉर्ड लिटन को ओवन मेडिथ भी कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी को कौन नहीं मानता था? ओरिएंटलिस्ट 2 तरह की आइडियोलॉजी होती है, एक एंग्लिस्ट होती है, एक ओरिएंटलिस्ट होती है, ठीक है। आप जाके वीडियोस में देख लीजिएगा मेरे क्या होता है। ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी मैं ऐसे समझा देता हूं कि जो ईस्टर्न एजुकेशन चाहते हो, भारत में रह करके जो ईस्टर्न एजुकेशन चाहते हो कि भारत की ही शिक्षा दी जाए, ठीक है। जो चाहते हो कि ईस्टर्न एजुकेशन दी जाए और ईस्टर्न एजुकेशन हमारे वर्नाकुलर लैंग्वेज में दिया जाए या लोकल लैंग्वेज में दिया जाए, इसको कहते हैं कौन लोग? ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग, ठीक है। अब ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी में वर्नाकुलर लैंग्वेज है, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो लोग चाहते थे कि संस्कृत भाषा में हमारी शिक्षा दी जाए, ईस्टर्न एजुकेशन दिया जाए या अरबी भाषा में दिया जाए, ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? इनको प्राच्यवादी विचारधारा के समर्थक कहा जाता था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी समर्थक नहीं है? पूछा गया नहीं है कौन, ठीक है। एसटी प्रिंसेप है, वन हेस्टिंग भी है, हेनरी थॉमस कॉलब्रुक भी है। राजा राम मोहन रॉय जो है ये नहीं है, ठीक है। प्राच्यवादी विचारधारा के समर्थक राजा राम मोहन रॉय नहीं है। राजा राम मोहन रॉय एंग्लिस्ट विचारधारा के समर्थक हैं, एंग्लिस्ट आइडियोलॉजी के समर्थक हैं राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। एंग्लिश आइडियोलॉजी, वैसे इनकी मृत्यु 1833 में हो गई थी, लेकिन इनकी विचारधारा से राजा राम मोहन रॉय के बारे में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा इनकी विचारधारा एंग्लिश थी, ठीक है।
अधोमुखी का सिद्धांत या फिर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी का सिद्धांत किसने दिया है? तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी का सिद्धांत देने वाले थे लॉर्ड मकाले। लॉर्ड मकाले ने 1835 में मकाले माइन्यूट निकाला था, उसमें इन्होंने अधोमुखी के सिद्धांत या अधोमुखी निस्पंदन के सिद्धांत के बारे में बात किया था। ठीक है। इसके अलावा एक नाम और है लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन में लॉर्ड मैकाले ना दिया हो तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर लॉर्ड ऑकलैंड दिया हो तो वो भी सही है। लॉर्ड ऑकलैंड भी अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत के क्या थे? समर्थक थे। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो बोर्ड्स पे, यहाँ पर जो हायर क्लास के लोग हैं, मकाले ने कहा कि जो हायर क्लास के लोग हैं हम उनको शिक्षा देंगे, और शिक्षा जो है वो छन करके यहाँ से शिक्षा छन करके नीचे जाएगी और फिर ये सबसे नीचे चले जाएगी, और जो हाई क्लास के लोग हैं वो अपने लो क्लास के लोग को क्या करेंगे? एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इसी को कहते हैं अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। ठीक है, इसको ट्रिकल डाउन अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रिकल डाउन अप्रोच, इंग्लिश वालों के लिए इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच। ठीक है, इनका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मकाले। भारतीय टंका तथा पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय टंका पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1899 में टाइपराइटिंग और पेपर करेंसी एक्ट को पारित किया गया था। कौन से अधिनियम द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एसपी सिन्हा को कार्यकारिणी परिषद में या वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय के में अधिनियम 1909 में किया गया था। ठीक है, 1909 के अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी कि इनको वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। इनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1909। ठीक है, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के बारे में बात किया गया था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद हुआ 1882 में और 1883 में। इसी को व्हाइट रिवोल्ट भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? व्हाइट रिवोल्ट भी कहते हैं। कहीं अगर व्हाइट रिवोल्ट शब्द मिले उसका मतलब होता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से वो क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि जो जज होते थे, भारतीय जजों को ये था कि भारतीय जज पहले किसी भी यूरोपियन का केस सुन सकते थे और उसको सजा भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर भारतीय जजों पर ये चीज लगाई गई कि अगर उनको किसी यूरोपियन का केस सुनना है, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? किसी यूरोपियन का केस सुनना है तो उनको किसी अलग यूरोपीय आदमी को अपने पास बैठाना पड़ेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं इल्बर्ट बिल विवाद। इसके सख्त विरोध में थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कहते थे कि नहीं, ये आप इक्वालिटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रेस के आधार पर, कलर के आधार पर जज किया जा रहा है। ठीक है, अगर भाई कोई इंडियन जज है या यूरोपियन जज है, ठीक है, दो लोग हैं, तो इन दोनों में क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए ना कि नहीं होनी चाहिए? ये दोनों समान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भाई ये जो पढ़ कर गए हैं, ठीक है, यूरोपियन जज जो पढ़े होंगे वही तो इंडियन जज भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इनको नस्ल के भेद पर क्यों आप अलग कर रहे हैं? इसी बात पर डिबेट था, इसी को कहते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है, किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर राज्य शासन की शुरुआत हुई? इंट्रोड्यूस डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। डायरकी प्रोविंशियल लेवल, डायरकी का मतलब होता है ड्यूअल गवर्नमेंट रूल, दो सरकारों का रूल। जब डायरकी प्रोविंशियल लेवल पर आया कब? मॉन्टेग्यू चैम्फर्ड सुधार 1919 में आया है। ठीक है, और यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ? कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी गई प्रोविंसेस को। ठीक है, कंप्लीट ऑटोनॉमी, पूरी तरीके से जो प्रोविंसेस होते थे, जो स्टेट्स होते थे, उनको पूरी तरीके से खुला छूट दे दिया गया कंप्लीट ऑटोनॉमी के तहत। कंप्लीट ऑटोनॉमी एट प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे कंप्लीट ऑटोनॉमी होगा।
जूनागढ़ भारत में कब विलय हुआ? जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ 9 नवंबर 1947 को। कलकत्ता नगर निगम अधिनियम कब पारित हुआ? कलकत्ता नगर निगम अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1899 में। सी आंसर हो जाएगा। सैडलर कमीशन किससे संबंधित है? सैडलर कमीशन किससे संबंधित है? सैडलर कमीशन शिक्षा से संबंधित है। 1917 में सैडलर कमीशन की रिपोर्ट आई थी। ठीक है। 1860 के दशक में भारत में कपास उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या था? ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है। एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लास 12 की एनसीईआरटी पार्ट 3 का जो मॉडल हिस्ट्री है उसमें पूछा गया था। 1860 के दशक में भारत में कपास उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या था? तो वृद्धि का कारण था अमेरिकी गृह युद्ध के कारण भारतीय कपास की मांग में क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। ठीक है, चलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर भी बी होगा। इंक्रीज डिमांड फॉर द कॉटन ड्यू टू द अमेरिकन सिविल वॉर। भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किस में किया था? ब्रिटिशर्स ने किस में सबसे बड़ा पूंजी निवेश किया था? मतलब सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस विभाग में किया था सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स ने? तो रेलवे में किया था, बैंकिंग में किया था, बीमा में किया था और नौ परिवहन में किया था। इन सब में सबसे पहली बार ब्रिटिश पूंजी निवेश हुआ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ था। ठीक है, जो कि ब्रिटिशर ने किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के भारत में क्या है? पिता है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थानीय स्वशासन। भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता है लॉर्ड रिपन। वर्नाक्युलर प्लस एक्ट लाया गया था। वर्नाक्युलर प्लस एक्ट लाया गया था कब? वर्नाक्युलर प्लस एक्ट लाया गया था किसके काल में? ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के काल में, 1878 में लाया गया था। ठीक है, और बाद में जाकर के ये रिपन के काल में 1882 में इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को हटा दिया पूरी तरीके से। ठीक है, तो लिटन के ने लाया था और रिपन ने इसको हटा दिया। डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्यवाही दिवस किससे संबंधित है? एक मिनट रुक जाइए, सॉरी कोई दिक्कत आ गई थी। 30 क्वेश्चन पे हम थे ना। सिस्टम में लैग हो जाता है कभी कभी हल्का सा। हाँ, सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था मुस्लिम लीग ने, सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, भारत की आजादी के पहले मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। बहुत ज्यादा इसमें लोग की जान गई थी। नील दर्पण का लेखक कौन है? नील दर्पण किसने लिखी है? तो दीनबंधु मित्र ने किताब लिखी। इस किताब का नाम है नील दर्पण। ठीक है, नील किसानों के बारे में इसमें बात की गई है, इसीलिए इसका नाम है किताब का नील दर्पण। ये किताब लिखी दीनबंधु मित्र ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। ये दिन बैसाखी का दिन था। ठीक है, इसको बैसाखी का दिन कह सकते हैं, बैसाखी डे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? आरएसएस की स्थापना 1925 में की थी। एमएस गोलवलकर और बलराम हडकर इसके संस्थापकों में से एक हैं। सबसे बड़े इसमें एमएस गोलवलकर हैं। ठीक है, और बलराम हडकर एक और हैं। दो लोग इसमें सम्मिलित हैं इसकी स्थापना में, आरएसएस की स्थापना में। रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था 1905 में। ठीक है, 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, इंग्लिश एजुकेशन से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। इन्होंने मकाले माइन्यूट लेकर आया था 1835 में। नवीन प्रत्यामूर्ति व्यवस्था में कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी? इसको चेक कर लेना।
मेरा अंदाजा है 2.5% होगा, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। मुझे 2.5% लगता है, लेकिन एक बार आप इसको चेक कर लेना, क्योंकि मैंने अलग अलग लोगों से पूछा तो उन्होंने इसका आंसर अलग अलग दिया है। तो मेरा जो मानना है वो 2.5 है, बाकी आप चेक कर लेना। भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? नियमित जनगणना प्रारंभ हुई लॉर्ड लिटन के काल में 1881 में, ठीक है। जो जनगणना है, जो पॉपुलेशन सेंसस है, वो हर 10 साल बाद होना स्टार्ट हो गया। इसके पहले लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में पहली बार सेंसस आया, ठीक है। फर्स्ट टाइम सेंसस केम, पहली बार सेंसस आया 1872 में। और इसके बाद लॉर्ड रिपन के समय काल में 1881 में हर 10 साल बाद पॉपुलेशन सेंसस होना चालू हो गया। तब से लेकर आज तक हर 10 साल बाद क्या होता है? पॉपुलेशन सेंसस होता है। अब तो कास्ट सेंसस भी होने लगा है, ठीक है। प्रथम आकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रथम आकाल आयोग, इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे स्ट्रैचे होगा, ठीक है। स्ट्रैचे कमीशन, रिचर्ड स्ट्रैचे कमीशन लॉर्ड लिटन के समय काल में हुआ था। ये 1879 और 1880 में हमको देखने को मिलता है। उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिटन हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे इससे पहले भी कमीशन था, 1866 में इससे पहले भी कमीशन गठित किया गया था, जॉर्ज कैम्पबेल कमीशन कहा जाता है। फिर स्ट्रैचे कमीशन है। इसके बाद 97 98 में आगे बढ़ोगे, लाल कमीशन आएगा। फिर आखिरी 1900 में 1901 में आता है मैकडोनाल्ड कमीशन, ठीक है। तो बहुत लंबा कमीशन है, 4 कमीशन है टोटल जो हमको याद करना है, ठीक है। ये सब क्या है? अकाल आयोग है। टोटल 4 अकाल आयोग है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को भारत में कब विलय किया गया? जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। तो जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया गया 26 अक्टूबर 1947 को। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? हैदराबाद का भारत में विलय किस सन में हुआ था? तो सितंबर 1948 का भारत में विलय हुआ था हैदराबाद का। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, सभी को पता है ऑपरेशन पोलो, ठीक है। इसको ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। महाराजा हरि सिंह कहाँ के शासक थे? महाराजा हरि सिंह शासक थे कहाँ के? महाराजा हरि सिंह शासक थे जम्मू और कश्मीर के। सभी ने नाम सुना है महाराजा हरि सिंह का। राधा कृष्ण आयोग, ये एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर आयोग है। इसका नाम है राधा कृष्ण आयोग। ये किया गया था 1948 और 49 में। इसका गठित हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था 1948 और 49 में। भारत में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र का वाइसरॉय, सबसे कम उम्र का वाइसरॉय भारत में नियुक्त होने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का उस समय उम्र जो था वो 37 साल हुआ करता था, मात्र 37 साल था, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन सबसे लंबे समय तक भी था, 1899 से लेकर 1905 तक सबसे लंबे समय तक वाइसरॉय बनने वाला भारत का कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे लंबे समय तक कौन था। एक्वर्ड कमेटी संबंधित है किस चीज से? एक्वर्ड कमेटी का संबंध किस चीज से है? तो एक्वर्ड कमेटी का संबंध है रेलवे से। पुलिस आयोग का गठन किस सन में किया गया था? पुलिस आयोग का गठन किया गया था 1909 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पुलिस आयोग के सर एंड्रू फ्रेजर। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सेट कीजिए। चार्ल्स फूड एजुकेशन डिस्पैच 1854 में आया था। सैडलर कमीशन 1917 का है। सार्जेंट आयोग 1944 का है। और हार्टोंग कमीशन 1939 का है, ठीक है। तो BCAD इसका आंसर हो जाएगा। सही आंसर होगा इसका BCAD, ठीक है। डी इसका आंसर होगा BCAD। प्रथम फैक्ट्री एक्ट में काम करने वाले बच्चों की न्यूनतम आयु क्या रखी गई थी? ठीक है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट और द्वितीय फैक्ट्री एक्ट सब लोग पढ़ लेना। इसका आंसर होगा बी 7 वर्ष, ठीक है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट और द्वितीय फैक्ट्री एक्ट सब लोग पढ़ लीजिएगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान, बंग भंग विरोधी आंदोलन मतलब स्वदेशी मूवमेंट के दौरान कराइल सर्कुलर संबंधित है। कराइल सर्कुलर संबंधित है शिक्षण संस्थानों से, ठीक है। चलिए, साहित्य जगत में कौन ओवन मैडिथ के नाम से जाना जाता है? साहित्य जगत में, लिटरेरी वर्ल्ड में किसको ओवन मैडिथ के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन को ओवन मैडिथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा लिटरेचर में काम किया था, इसीलिए इनको ओवन मैडिथ के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 50 का डी।
ठीक है, एक बार सभी लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये आज हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसी तरीके से और भी वीडियोस लेकर हम आएंगे हमारे चैनल पे, इसका नाम है टारगेट सेमेस्टर। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपका है, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को। जो भी लोग मैं देखो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बाय।